मैं मफरल उतार कर दोबारा अपने सर पर लपेट रहा था कि अचानक मेरी नज़र बाएं जानिब एक आदमी पर पड़ी। वो ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए मुझे देख रहा था। वो 40-45 साल की उम्र का होगा। सर पर ऊनी टोपी थी, जिस्म पर निस्वारी स्वेटर और पुराना सा कोट था और वो पाजामा पहने हुए था। इसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया, मगर फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अनजान बनकर दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर इस जगह पर आ गया जहां साइकिल, रिक्शा, टैक्सियां और टांगे वगैरह खड़े थे। मैंने यूं ही घूम कर एक नज़र पीछे डाली तो मेरे होश उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चला आ रहा था। यकीनन ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का था और इसे मुझ पर शक हो गया था। मेरे सामने एक टैक्सी खाली थी। मैं इसी में घुस गया और इसे कहा, चांदनी चौक चलो। मैं इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने का नाम नहीं लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकाला तो वो पुरस्कार शख्स एक तरफ खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि जल्दी चलो। वो टैक्सी को निकाल कर सड़क पर ले आया। फिर उसका रुख चांदनी चौक की तरफ हो गया। मैं दिल्ली की सड़कों से इतना वाकिफ नहीं था, अलबत्ता चांदनी चौक और लाल किला को पहचान सकता था। टैक्सी की बारौनक सड़कों पर से लोग गुजर रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने शीशे में से पीछे निगाह डाली। कई एक गाड़ियां और रिक्शाएं सड़क पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं कोई अंदाज़ा न लगा सका कि वो आदमी वहीं रह गया है या मेरे ताक़ुब कर रहा है। जब टैक्सी 2-3 बाज़ारों में से गुजर गई तो मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें मालूम है यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाना कहाँ है? हाँ जी, क्या आप वहाँ जाएंगे? हाँ, पाकिस्तानी सफारत खाने चलो। पहले ही कह दिया होता बाबूजी, जब चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक चौराहे से टैक्सी घुमाई और एक तंग बाजार में से गुजर कर खुली सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानिब ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी जानिब एक पार्क था। मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर अकबी शीशे में से पीछे देखा। कुछ फासले पर एक टैक्सी चली आ रही थी। इसके अंदर सवारियां बैठी मुझे नजर न आई। कहीं वो कमबख्त मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा। फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया होगा। टैक्सी एक फैशनेबल इलाके में पहुंच गई। यहाँ बड़ी खूबसूरत कोठियाँ थी। सड़क के दोनों जानिब साफ सुथरे फुटपाथ बने हुए थे। इन फुटपाथों के ऊपर घने दरख्त जनवरी की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। भारत में तैयार की गई एम्बेसडीज कार गुजर रही थी। मेरी टैक्सी एक इमारत के गेट पर रुक गई। इस खूबसूरत बंगला नुमा इमारत के एक तरफ उर्दू और दूसरी तरफ अंग्रेजी में सफारत खाना पाकिस्तान लिखा था। इसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया हूँ। गेट पर एक भारतीय गोरखा सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उससे अंग्रेजी में कहा कि मैं पाकिस्तानी सफीर को मिलना चाहता हूँ। इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। यहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ये इस्तकबालिया था। मैंने एक बार फिर पीछे घूम कर देखा। मुझे वो पुरस्कार मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी कहीं नजर न आया। मैंने इस्तकबालिया ऑफिस में घुस गया। वहाँ एक लड़की हीटर जलाए बैठी थी। इसके लिबास से कतई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है या मुसलमान। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, फरमाइए। मैंने इससे कहा कि पाकिस्तानी कल्चरल अताशी से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ और इनके नाम एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक मुझे हिंदू जाहिर कर रहा था। यह ज़ाफ़रान का तिलक था। मैंने ट्रेन में दिल्ली के करीब पहुंचकर इसे बाथरूम में पानी से साफ़ करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मिट नहीं सका। लड़की ने फ़ोन पर किसी से कुछ बात की और मेरी तरफ देखती रही। मैं अहमसा प्रमोद हरमा सेवा समिति का नुमाइंदा हूँ। हम दिल्ली में एक समारोह करना चाहते हैं, बलनी साहब की प्रधानगी में। लड़की को शायद मेरे फंक्शन की सियासी अहमियत का एहसास हो गया था। इसने रिसीवर रख दिया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम दौलत राम बता दिया। इसने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करके मेरे दस्तखत कराए और चपरासी से कहा कि मुझे बलनी साहब के पास ले जाए। चपरासी वर्दी पोश था। वो मुझे साथ लेकर सफारत खाने के अकबी जानिब एक बरामदे में आ गया। यहाँ एक कमरे के बाहर कल्चरल अताशी बलनी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक शानदार मेज़ की दूसरी जानिब एक नौजवान बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फरमाइए महाशय जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेज़ पर रखी एक डायरी के वर्क उल्टने लगा और बोला, इस हफ्ते मैं मसरूफ़ हूँ। ये बताइए आपका समारोह कब हो रहा है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि एक पाकिस्तानी हूँ।
कल्चरल अताशी का हाथ वहीं रुक गया। इसने चौंक कर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, पाकिस्तानी आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा है? जी नहीं, मगर बात क्या है? इसने सिगरेट शीशे के खूबसूरत चमकीले एस्ट्रे में बुझाते हुए पूछा। मैं सफ़ीर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे इनके पास पहुँचा दें। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और इसकी जगह बेजारी का तासुर आ गया। वो रिवायती सी सर्द लहजे में बोला, सफ़ीर साहब तो इस्लामाबाद एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, मगर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर वीज़ा ख़त्म हो गया है? जी नहीं, इनमें से कोई बात नहीं। तो फिर आप कौन हैं और पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली किस तरह पहुँच गए हैं? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि इस पर अपना राज जाहिर करना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा, सफ़ीर साहब के बाद यहाँ इनका काम कौन साहब करते हैं? कल्चरल अताशी ने बेजार होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं, इसके बाद ही आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने इसे बताया कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ये सुनकर वो एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या गुम हो गया है? नहीं, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। तो फिर आप भारत कैसे आ गए? बॉर्डर क्रॉस करके, मैंने आहिस्ता से कहा। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तो आप स्मगलर हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं स्मगलरों को अपने वतन का दुश्मन समझता हूँ। यही बेहतर है कि आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं स्मगलर नहीं हूँ बल्कि एक रज़ाकार कमांडो हूँ। पठानकोट छावनी में जो धमाका हुआ था वो मैंने ही किया था। ये सुनना था कि कल्चरल अताशी पाकिस्तान एकदम खड़ा हो गया। इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ, मगर दोबारा इसे ज़ुबान पर न लाए। मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी मदद के लिए यहाँ हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने पाकिस्तान की एक दुश्मन तोप को तबाह कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में पाकिस्तान नहीं पहुँचाएंगे? क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं है? कल्चरल अताशी एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, मिस्टर, हम यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बैठे हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो। मैंने गुस्से से कहा, बुज़दिल हैं आप, अपनी ड्यूटी से गफलत बरत रहे हैं। मेरी हिफाजत करना और मुझे हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुँचाना आपका कौमी फ़र्ज़ है। कल्चरल अताशी ने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारा, फिर अपने तैश पर काबू पाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जनाब, हमारी ड्यूटी और हमारा कौमी फ़र्ज़ क्या है, हम इसे बखूबी पहचानते हैं। ठीक है, परसों सफ़ीर वापस आ जाएंगे। आप परसों शाम को तशरीफ़ लें, मैं आपको इनसे मिलवा दूंगा। लेकिन बाहर ख़तरा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बरनी साहब ने तलखी से जवाब दिया, आपने जो कुछ किया हमसे पूछकर नहीं किया। ये कहकर इसने गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी और उठकर टहलने लगे। फिर रुक कर बोले, आपके लिए बेहतर यही है कि किसी तरह मशरिक़ी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की कोशिश करें, लेकिन ये काम भी आपको खुद करना होगा। सफारत खाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैंने नाउमीद होकर कहा, आप मुझे यहाँ से किसी महफूज मकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। इसने आपको सफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? बरनी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बरनी साहब ने इसी वक्त किसी साहिब को फ़ोन किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल कर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाज़ियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होड़ा एक्सप्रेस पकड़ कर कोलकाता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानिब से हिल्ली के मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरिक़ी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे। सिर्फ इसी तरीके से ही आप पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। मुझे सर्द मोहरी के इस सलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता था। मैंने इनसे कहा कि भारतीय फ़ौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरिक़ी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरिक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बरनी साहब हाथ झटक कर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर, इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नाचार मैं इनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे। फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है, हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी दे देंगे अगर आप मुझे एक पिस दो। सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी।
मैंने एक कमरे के गुसल खाने में जाकर शेव बनाई, गुसल किया, फिर पेट भर कर अंडों का नाश्ता कर लिया कि मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती थी। ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि सफारत खाना किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्द हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मशरिक़ पाकिस्तान पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो न था। बरनी साहब ने मुझे 200 रुपये भारतीय और 200 रुपये पाकिस्तानी इनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया जो सफारत खाने के मैले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं इसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सफारत खाने की इमारत से निकलकर दिल्ली की सड़कों से पुरशोर तरह गुजरती गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाजियाबाद दिल्ली से कोलकाता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी ठहरती थी। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वह एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, साहब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाएं। मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायज़ा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरस्कार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं, वो मुझे आसपास कहीं नजर न आए। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरिबी बंगाल से मशरिक़ पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें खद्दर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बैद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक अचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में इससे पूछा कि कोलकाता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। इसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ तुम होड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान है। मुझे मालूम था कि कोलकाता के एक स्टेशन का होड़ा और दूसरी स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कोलकाता शहर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ होड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी, तुम कोलकाता में क्या करते हो? मैंने मफरल को दोबारा अपने सर पर लपेटते हुए हिंदू जुबान में ही कहा कि एक महाशय जी की कपड़े की दुकान पर मुलाजिम, दुकान का हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम जुबान पर आया बता दिया। वो खामोशी से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफॉर्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नज़रों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कोलकाता का टिकट मिल जाएगा? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, 2nd क्लास का टिकट मिल जाएगा? इसने देखे बगैर कहा, होड़ा एक्सप्रेस में सारे डब्बे 2nd क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने के बजाय 100 के दोनों भारतीय नोट इसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, एक टिकट कोलकाता का दे दीजिए। इसने 200 रुपये में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी मुझे जल्द पहुंचना है, वहाँ महाशय जी तिलक राज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मेन गेट की तरफ बढ़ गया और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। एक कुशादा और तवील प्लेटफॉर्म था जिसके एक जानिब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वुज़ा की चंद एक मेज़ कुर्सियाँ पड़ी थी। पीतल के गुलदानों में 2-3 रोज़ के बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज़ पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दी पोश बैरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ सकूँ। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहाँ खाना खाने वालों का तांता बंध गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर कोलकाता जाने वाले मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडी वाले से हिंदी का अखबार ख़रीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरिक़ पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में निहायत तशवीशनाक खबरें छपी हुई थी। इसका मतलब था कि मशरिक़ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नज़रों से माहौल का जायज़ा भी ले रहा था। प्लेटफॉर्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा।
ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफॉर्म के सामने की जानिब रेलवे लाइनों के पास एक मंदिर के कलिस धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर मुझे लंबे तुर्रों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मगर एमपी वाले हैं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्द आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आध घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हजूम में घुल मिल गया। डब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल ही दिल में इसे कोसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। ये एक तनवीर लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई। गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाए जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकवा इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लगा हुआ था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये किला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किस्सा पारीना बन चुका था। दिल्ली कई बार उजड़ कर आबाद हुई थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद न हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी जुबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज हो गई थी। सहारनपुर आ गया। यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था। यहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। इसके बाद लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज़्यादा देर बाथरूम में न ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था। मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही, मेरा सांस रुका रहा। मैंने एहतियातन वो कागज़ जिस पर मशरिक़ पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया था। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। होड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी कुशादा था। मैं अपनी कोने वाली नशिस्त में दबका बैठा रहा था। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनोल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे थे। छोटे छोटे गांव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनोल से आगे निकलते हुए शाम के साए गहरे हो गए और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात अहम मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कोलकाता के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक घन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरिक़ पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से यहाँ मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त ही अपनी मूंछें मूंडना छोड़ दी थी और इस वक्त मूंछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर ज़ाफ़रान के तिलक का निशान भी मौजूद था। अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कसदन चंद मुसाफिरों के साथ डब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफ़ेद पोश आदमियों को मैंने देख लिया था जो एक तरफ हट कर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरिबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल उबूर कर गया। ये सीढ़ियाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट थमाकर बाहर निकला है। मैं एक तरफ होकर मफरल गर्दन से उतार कर तय करने लगा था, क्योंकि कोलकाता का मौसम ज़्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से कांप गया, मगर ऊपर से बड़े पुरएतमाद अंदाज में मफरल तय करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ महाराज। और कहाँ से आना है? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है जी, राम राम। इस शख्स का चेहरा सपाट था। सिर्फ इसकी करंजी आंखों में ख़ास किस्म की चमक थी। पतलून और बुश शर्ट से मलबूस था।
उम्र 40 के करीब होगी, बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? इसका उर्दू बोलने का लहजा कुरनाल वालों का था। मैंने इसी एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कोलकाता के सोना गाची बाजार में इनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? इसने खतरनाक सवाल किया। मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान महाराज, हम गरीबों का क्या सामान होगा, दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो जरा सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मेरे साथ आपको जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लर्ज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे इस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर जरा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम से कम मुझे यही यकीन था। मैंने जरा तलखी से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है, किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। इस पर मेरी बात का कोई असर ना हुआ। तहुकमाना लहजे में बोले, राजेश जी, सीधी तरह मेरे साथ थाने चलिए। आपको जो कुछ कहना है वहीं चलकर कहें। इसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोले, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना ज़रूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है, इसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी है। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।